आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष अपनी सभा कर रहे हैं मोतिहारी में और अब हम चलेंगे उनके साथ। उनके रथ में 18 साल का एक बच्चा दरभंगा से मुंबई पहुंचता है, कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद उसको मेहनत की सफलता मिलती है। फिल्म दुनिया में उसे काम मिलता है, सेट बनाने का, फिल्म इंडस्ट्री में जो सेट बनाए जाते हैं उसका काम मिलता है। लेकिन वो अपने बिहार को नहीं भूलता, वो अपने निषाद भाइयों को नहीं भूलता। बिहार आता है 2013-14 से राजनीति शुरू करता है, 2018 में पार्टी बनाता है और आज ये परिस्थिति है कि उसके जो वोट हैं, उसके जो बिरादरी के वोट हैं, निषाद बिरादरी के करीब 14 से 15% वोट हैं और उसके बिना बिहार में किसी की भी सरकार बननी मुमकिन नहीं लगती। बिहार की बात छोड़ दीजिए, यदि हम दिल्ली की बात करें तो वो 60 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड मिलाकर 60 सीटों को प्रभावित कर सकता है। हम वो किस बच्चे की बात करते हैं आप भी समझ गए होंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं। हम उनके रथ में चल रहे हैं। रथ को हमने दिखाया ही, तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 4 करोड़ की रथ में मुकेश सहनी चल रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमने इस बस में देखी, सिर्फ यही इस रथ में देखा कि सीटें हटाकर सिर्फ सोफा सेट के जैसा कुछ लगा दिया गया है। मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरभंगा से आपको धन्यवाद कि खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे वर्ग जिसको कोई सुनना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों का आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद। मुकेश सहनी, संक्षेप में सिर्फ 1 मिनट में दरभंगा से मुंबई तक। 18 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं था, सब तरह का अभाव था घर में। आप समझ सकते हैं कि इस गरीब परिवार में जन्म लेना, जहाँ पे पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, 4 रोज़ अगर मछली नहीं मारेंगे तो घर पे खाना कैसा बनेगा, उसके लिए भी लोग जूझते थे। ऐसे घर से निकल कर मुंबई जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत मजदूरी किया, संघर्ष किया। संघर्ष की बदौलत वहाँ पे एक अच्छा कामयाबी हासिल मैंने किया। एक बेहतर जो लोग ज़िंदगी जी सकते हैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से फिर लौट के बिहार आया अपने लोगों के लिए। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी बिहार में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। उसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक ही देश है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार के तरफ से आरक्षण पैटर्न है। जैसे बंगाल में आरक्षण है निषाद को, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, जो पहले की सरकार था, जो प्रेजेंट की सरकार है वो भी दोषी है और कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं कि अपने आवाज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष नहीं कर पाए। तो आज ज़रूरी पड़ा कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करें और देश में जिनकी सरकार हो उनकी अपनी ताकत दिखाएं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक शक्ति तो ज़रूर दे के गए, कुछ दिए या ना दिए, लेकिन एक शक्ति ऐसा दिए कि हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। तो हमारे पास वोट का ताकत है और हम अपने वोट का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम आने वाले समय में जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमारे पास वोट है 15%, हम उसको लेकर चल रहे हैं। और अभी तो फिलहाल हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि देश के मुखिया हैं, और निषाद को आरक्षण लागू कराए। क्योंकि 14 में भी उन्होंने वादा किए, 20 में भी वादा किए, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ और हम अभी उम्मीद करते हैं। मुकेश जी, मैं रोक रहा हूँ अब आपको। आप अपनी तमाम जनसभाओं में कह रहे हैं कि निषाद पहले टिकट मांगने जाता था, अब वो टिकट बांटेगा। तो आपको तो टिकट दे ही रहे हैं मोदी जी। नहीं, हमको टिकट क्यों चाहिए मोदी जी से? हमारे अपने दल है, हमारे अपने तो आपको मिलेगा। नहीं, हमने ये कहा कि आपके वोट में वो ताकत है। कल तक हमारा समुदाय दूसरे पार्टी के पीछे एक टिकट मांगता था, चप्पल घिस देता था, पूरे उम्र बिता लेता था, लेकिन एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज आपका दल बन चुका है और आप दल के साथ खड़ा होइए। आपने 2020 में निषाद के बेटा ने बिहार में टिकट मांगा नहीं, टिकट बांटा। हर समुदाय के लोगों को हमने टिकट दिया, हमने विधायक बना, अपने दम पर बिहार में सरकार बने।
हमारे दम पे, हमारे सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले पाए। अगर हम समर्थन नहीं देते तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो ये हमारे पास ताकत है, हमारे वोट में ये पहचान है। तो इस ताकत को बनाए रखने अपने दल के साथ रहिए, और निश्चित तौर पे जब दल के साथ रहिएगा तो आने वाले समय में बदलाव होगा। कल तक जो हम टिकट मांगते थे, आज हम टिकट बांटने वाले आ गए। हमारा अपना दल है, और अभी तो हम फिलहाल हम जिनके पास पावर है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे विनती करते हैं कि आपके पास पावर है, दिल्ली में सरकार है, और आरक्षण का जो समस्या जो है दूर मोदी जी ही कर सकते हैं। अभी तो हम मोदी जी से कहते हैं कि भाई जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार या झारखंड में क्यों नहीं? जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ये सब एक ही राज्य था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सुनना पड़ेगा। हमारी मांग जो है, नया कोई आरक्षण नहीं मांग रहे, हमारी पुरानी आरक्षण है। हमें सिर्फ ओबीसी से निकाल के एससी में डालने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के लोग गोलबंद हो रहे हैं। एक एक निषाद के बेटा देखे आपने किस तरीके से हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर रहा है कि नहीं, हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी जो निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ जाएंगे। हम संकल्प लेते हैं जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनको हम नहीं सुनेंगे, जो हमारा दोस्त होगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उनको हराएंगे। एक एक निषाद के बेटा एक नारा आप और दे रहे हैं कि हम वीआईपी हैं, और वीआईपी वो है जिसके पास वोट है। तो आप 15% आप वोट का पावर बिहार में रखते हैं, लेकिन आप ये कुछ देर नहीं हो गया आपको अपनी बिरादरी को मतलब एक जगह करने के लिए? क्योंकि मायावती, मुलायम सिंह, कितने लोग आगे निकल गए। निश्चित तौर पे देर हो गया है। इसी बात को आज हम लोग दोहराते हैं कि काश हमारे भी समाज में लालू प्रसाद यादव जी के जैसा बेटा पैदा होता और अपने आवाज़ के हक अधिकार के लिए संघर्ष करता 30-35 साल पहले, तो आज आरक्षण मिल गया रहता। आज हमें इतना धूप में इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। आज हमारा भी मुख्यमंत्री होता। आज देखिए लालू प्रसाद जी ने संघर्ष किया था, आज कैसे खुद भी मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनके परिवार के लोग आज बिहार सरकार में है, सरकार चला रहा है। तो निश्चित तौर पे वोट से ही सब चीज़ बदलाव होना है। तो वोट हमारे पास है, तो हम लोकतंत्र में जिसके पास वोट है वही वीआईपी है। तो हमारे पास वोट है, और सही से वोट को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने लोगों को क्यों नहीं बना पाएंगे। लोगों को भ्रम है कि निषाद का बेटा जो है पहले वोट बेचता था, आज भी वोट बेच देगा। हम मीठी मीठी बात करेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम बांटेंगे, तो आज हमारा समाज बहकने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर जो है वो पंडित जी का काम है बनाना, मस्जिद जो है मौलवी जी का काम है बनाना, समाज के लोगों का काम है मंदिर मस्जिद बनाना। सरकार का काम नहीं है मंदिर मस्जिद बनाना। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे तो निषाद समाज मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेगा। हाँ, आप हॉस्पिटल बनाइए, आप स्कूल बनाइए, तो निश्चित तौर पे हमारा समाज के लोग आपको वोट देगा। हम मंदिर के नाम पे वोट राजनीति नहीं करेंगे। हमारा हक अधिकार जो हमको देगा उनके लिए हम वोट करने वाले हैं। मुकेश जी, आप प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना तो निश्चित तौर पे चाहते हैं, लेकिन क्या अपनी शर्त पे बनाएंगे उनको? हम जो हमारी सुनेगा उनके हम सुनेंगे। हम उनको क्यों बनाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि कल निषाद का बेटा बिहार देश का प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहेंगे कि निषाद का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बने। तो सवाल यहाँ है कि हम तो चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को भला हो, और जो व्यक्ति हमारा भला करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अगर आज आरक्षण लागू कर देते हैं तो निश्चित तौर पे हम मोदी जी का गुणगान गाएंगे। वो अगर प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो हमारी समस्या को दूर कर देगा, हम चाहेंगे कि वो दोबारा फिर से आए। अगर हमारी समस्या को दूर नहीं करेगा तो हम चाहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री को बदल दे और नया प्रधानमंत्री को लाए, शायद वो हमारे प्रधानमंत्री काम करे। क्योंकि हमने ये प्रधानमंत्री को 9 साल दे दिया है, अभी 10वां साल चल रहा है। तो यहाँ अगर काम नहीं हो रहा तो हम किस उम्मीद से हम फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएंगे? या नहीं तो फिर आरक्षण आप। लेकिन मुकेश जी, आप ये भी कह रहे हैं कि यदि आरक्षण आपको दे देते हैं तो आप शायद एक सीट का भी डिमांड नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे एक भी सीट ना दे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमारी जो जन्म हुआ राजनीति में सिर्फ निषाद समाज की समस्या को दूर करने के लिए ही जन्म हुआ। हम राजनीति करने के लिए, हम बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए थे। हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए। एक परिस्थिति ऐसा बना कि वहाँ पे पार्टी बनाना पड़ा, और आज हमारे पास दल है, हमारे पास। हम चाहेंगे कि मोदी जी काम कर दे, नहीं करेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। जिस जगह मोदी जी है आज हम संघर्ष करेंगे। आज नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उस जगह पे निषाद का बेटा भी तो पहुँच सकता है, और जब पहुँचेगा तो काम होगा। आज राज्य सरकार से हमारे जो समस्या था उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं सुन रहा था। हमने लड़ाई लड़के उस जगह पे हम पहुंच गए और हम ऑर्डर करने लगे कि राज्य में जितने भी तालाब है, अतिक्रमण है, उसको मुक्त कराया जाए।
लेकिन मुकेश जी, भाजपा से इतनी हमदर्दी क्यों है? आपकी चार विधायक आपके जीत के आए, उसमें से टूट के चले गए, फिर इतनी हमदर्दी चले गए? वो ले लिए, खरीद लिए। रात को घर में आपको चोरी कर लेगा तो आप क्या कीजिएगा? हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी, मैं तो बोला ना, सब जितने भी तकलीफ उन्होंने दिया है, जितने भी खंजर भोंका है, हम सब माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे समाज का आरक्षण का मल्लम है वो लगा दे, हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हम जब से राजनीति सीखे तब से हमको यही देखने के लिए मिल रहा है, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है। अब देखिए, लालू जी, नीतीश जी कितना दूरी में था, 2015 में एक साथ हो गए, फिर अलग हो गए, फिर 2021 में 22 में साथ हो गए। तो राजनीति में इतने बड़े महान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी, ये सबको अगर समझिए तो एक देश का महान नेता हैं। और जब ये लोग राजनीति में दुश्मनी नहीं करे तो हम भला क्यों करें? तो हम इन्हीं को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे काम कर दे तो हम सब दुश्मनी भूलने के लिए तैयार हैं। अंतिम सवाल मुकेश जी, यदि मान लीजिए आपकी शर्त नहीं मानी जाती है तो इंडिया या एनडीए? हमारी शर्त नहीं मानी जाएगी तो हम फिर इस पे विचार करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारी बात ना मान रहे, जो हमारी ना सुने, हम इसको बदलें। हम उम्मीद करेंगे कि नया जो प्रधानमंत्री आएंगे वो हमारे समाज के लिए काम करेंगे। या फिर आप भी वही रोल अपनाएंगे चिराग पासवान जैसा कि बीजेपी को एकदम मटिया पलित कर दी जाए बिहार से? नहीं, देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे अपने आप को जीतने के लिए, ठीक है। एक आध जगह निश्चित तौर पे R&D होता है, जब एक आध जगह ऐसा होता है कि हम उसको हराने के लिए उतरते हैं। बाकी जगह तो अपने आप को जीतना है, आगे बढ़ना है। तो ये 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हमारी रणनीति नवंबर के बाद हम बनाएंगे और अच्छा रणनीति बनाएंगे जिसमें हमारे मंजिल हमें प्राप्त हो, हमारे लोग आगे बढ़ें, हमारे लोगों का जो समस्या है वो दूर हो और हम किसी न किसी गठबंधन के साथ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि अकेले हमारे पास 15% वोट है, 15% में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि ऐसा समीकरण बने जिससे हम चुनाव जीते, हमारे पास पावर हो, हमारे पास आवाज़ उठाने के लिए शक्ति हो, तब दिल्ली में जाके हमारे आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करेंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी आपकी नहीं सुन रहा है, फिर आगे का निर्णय आपका क्या होगा? आगे का निर्णय नवंबर में आप लोगों को बैठा के देंगे। अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आरक्षण लागू कर दे और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली हिल चुका है, क्योंकि मुझे पता है ना, सब लोग कोशिश में लगा। इसी पे सवाल एक ले लेते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आपने मोदी के दुखती रग हाथ रखा। कौन सी है? उनको ऐसा लगता होगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इस भारत के आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरीके से स्टेप नहीं उठाया गया जो हमने किया है। और ये एक इतिहास बनने के लिए जा रहा है कि एक एक व्यक्ति संकल्प अपने गंगा माता के सौगंध खा रहा है कि हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। ये हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा हो रहा है और मुझे लगता है इसको देख के लोग परेशान हो रहे हैं कि नहीं, ये वोट कल तक हम 100-500 में खरीदते थे, 1000 में खरीदते थे, अब वो बिकने वाला नहीं है। आपने देखा स्टेज पे का हर एक नेता हाथ में गंगा जल लेके संकल्पित हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये 15% वोट हमारी, मतलब ये हुआ कि मुकेश सहनी ने हजारों लाखों वर्ष पहले जो प्रभु राम को गंगा पार कराया था उसकी मजदूरी आपका समाज अब मांग रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे हम तो प्रभु श्री राम को पार लगाएं और प्रभु ने हमें कुछ देने का सोच रहा था, दे रहा था, तो हमने कहा प्रभु इस बार हमें नहीं दीजिए, समय आने पे दीजिएगा। हम आपको यहाँ पार कर रहे हैं, आप वहाँ पे हमको पार कीजिएगा। तो समय आ गया और खास करके राम की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। मोदी जी उनके मान रहे कि हमारे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आपके राम को पार लगाए हैं तो केवट महाराज को भी गले लगाइए, उनको आरक्षण दीजिए। और कोई मैं नया मांग नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आरक्षण पुराना है और हमारा अधिकार है। तो इसके लिए अभी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है। नहीं निर्णय लेंगे तो फिर हम आगे सोचेंगे क्या करना है। तो ये थे मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। निषाद संकल्प यात्रा में निकले हैं रथ के साथ और साफ तौर पर एक तरह से कह लीजिए कि मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे दिया है उनके समाज ने, उनके ही मार्फत, मुकेश सहनी के मार्फत, कि आपको हमारा वोट यदि लेना है तो हमें आरक्षण देना होगा। लेकिन
कहा यह जा सकता है, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि भाजपा के लिए इस बार जो है मुकेश सहनी गले की फांस बनने वाले हैं। भाजपा तमाम अपने बड़े नेताओं से, अपने जो इमीडिएटर हैं उनके मार्फत जो है मुकेश सहनी के पास खबर पहुंचा रही है कि निश्चित तौर पर हम कुछ न कुछ इस समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन मुकेश सहनी भी अब राजनीति में परिपक्व हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि पहले दे दो हमें, उसके बाद तुम्हें हम वो सामान देंगे, यानी कि 15% वोट तुम्हारी तरफ जाएगा। अब देखते हैं कि चुनाव आते आते राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। मुकेश सहनी के संकल्प यात्रा रथ से मैं मनोज चतुर्वेदी।